नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम। यह पुस्तक 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए है। इस पुस्तक में 16 पाठ हैं, जिसमें से 7 पाठ कक्षा 11वीं में पढ़ाए जाते हैं और 9 बचे हुए 9 पाठ कक्षा 12वीं में पढ़े जाते हैं। आज जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डायरी लिखने की कला। तो प्यारे बच्चों, डायरी आप लोगों ने ये नाम सुना होगा। इस पाठ में हम चर्चा करेंगे क्या है डायरी, इतिहास के आईने में डायरी, डायरी लेखन और हम, डायरी लेखन और स्मृतियाँ और कुछ विचार बिंदु। आप सब लोग मोटे गत्ते की जिल्द वाली उस नोटबुक से तो परिचित होंगे ही, जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियां क्रम से सजी होती हैं और प्रत्येक तिथि के साथ एक या आधे पृष्ठ की खाली जगह छोड़ी जाती है। ये खाली जगह उस तिथि विशेष से संबद्ध सूचनाओं या फिर निजी बातों को दर्ज करने के लिए होती है। तो आपको समझ आ गया होगा। आज हम चर्चा करेंगे डायरी। डायरी होती क्या है। डायरी में हर एक पेज पर जो खाली जगह होती है वहाँ पर लेखक या लिखने वाला अपनी बातें लिखता है। जैसे कि आने वाले किसी विशेष दिन के लिए कोई कार्य योजना उसने बनाई है तो उसमें लिखकर छोड़ी जा सकती है, ताकि डायरी उस तिथि के आने पर हमारे संकल्प को हमें याद दिला दे। इसी प्रकार हमने कभी कोई ऐसा काम किया या किसी ऐसे अनुभव से गुजरे जिसे हम याद रखना चाहते हैं, तो उसे डायरी में उस तिथि विशेष के पन्ने पर दर्ज किया जा सकता है। ऐसा करके हम अपने काम या अपने अनुभव को लिखित शब्दों के सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि यह विस्मृति का शिकार ना हो, हम इसे भूल ना जाएं। तो इस तरह से रिमाइंडर का काम भी डायरी करती है। सामान्यतः तो प्यारे बच्चों, जब डायरी लेखन की चर्चा की जाती है तो उसका मतलब डायरी के इसी दूसरे उपयोग से ही होता है। दिन भर आप जिन घटनाओं, गतिविधियों, विचारों से गुजरते रहते हैं, उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन होता है। यह लेखन भी आपके अपने उपयोग और उपभोग के लिए ही होता है, यानी उसका लेखक और उसका पाठक एक ही होता है। जो लिखता है वो ही पढ़ता है उसे, किसी अन्य के पढ़ने के लिए नहीं होती कभी डायरी। और ये भी सच है कि पिछले कुछ दशकों में ऐसा लेखन एक विधा के रूप में भी पाठक समाज के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी हो चला है। पिछली सदी की सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है एन फ्रैंक नामक एक किशोरी की पुस्तकाकार छपी हुई डायरी, जो उसने लिखी थी। एनी फ्रैंक का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ। 1945 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका जन्म जर्मनी में हुआ। यह एक यहूदी लड़की थी। जर्मनी में जब नाजियों की सत्ता कायम हुई और यहूदियों पर अत्याचार शुरू हुए तो वह अपने परिवार सहित एम्स्टर्डम चली गई थी। फिर नीदरलैंड्स पर भी नाजियों का कब्जा हुआ और यहूदियों पर अत्याचार का दौर वहाँ भी शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में जुलाई 1942 में एनी फ्रैंक का परिवार एक दफ्तर के गुप्त कमरे में छुपकर रहने लगा, जहां 2 वर्ष बिताने के पश्चात वे नाजियों की पकड़ में आ गए और उन्हें यातना कैंप में पहुंचा दिया गया। और यहाँ फरवरी 1945 में एन की मौत हो गई। यही नहीं, उसके पिता को छोड़कर परिवार का कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचा था। दूसरे महायुद्ध जब समाप्त हुआ तो उसके पिता वापस एम्स्टर्डम पहुँचे और वहाँ उन्होंने एनी की डायरी की तलाश की और संयोग से उन्हें वो सब मिल गई। और ये डायरी एनी को उसके 13वें जन्मदिन पर मिली थी और जून 1942 से अगस्त 1944 तक उसमें अपनी खास बातें, नाजी आतंक के अनुभव को वो लिखती रही थी।
उसके पिता ने महसूस किया कि एनी की डायरी इतिहास के उस भयावह दौर का एक अप्रतिम दस्तावेज है। उन्होंने उसे प्रकाशित करवाया और 1947 में मूलतः डच में लिखी गई है डायरी अंग्रेजी में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित की गई। यह 20वीं सदी की सबसे अधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है। कई जगह इसे पाठ्यक्रम में भी रखा गया है। इल्या हिरनबर्ग ने एक वाक्य में इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता को रेखांकित किया है कि यह 60 लाख लोगों की ओर से बोलने वाला एक स्वर है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। तो एन फ्रैंक की लिखी हुई डायरी द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल संसार की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई डायरी है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध डायरी है। तो एन फ्रैंक की डायरी तो केवल एक उदाहरण है। इस प्रकार चर्चा में आने वाली और भी कई कृतियाँ रही हैं। हिंदी में भी पिछले कुछ दशकों में कई बड़े रचनाकारों की डायरियाँ आई हैं। विभिन्न भाषाओं में डायरी लिखने का ये एक लंबा इतिहास रहा है। एन फ्रैंक द्वारा लिखित डायरी द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल बहुत प्रसिद्ध रही। यह मूलतः डच भाषा में लिखी गई थी और बाद में अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ। हिंदी में मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद्र शाह की डायरी पुस्तक रूप में छप चुकी है। इसी प्रकार यात्रा वृत्तांत के रूप में भी डायरियाँ लिखी गई हैं, जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी की है पैरों में पंख बांधकर। राहुल शंकरतायन ने लिखा रूस में 25 मास। सेठ गोविंद दास की सुदूर दक्षिण पूर्व। कर्नल सज्जन सिंह की डायरी है लद्दाख यात्रा की डायरी। इनके अतिरिक्त अजीत कुमार की अंकित होने दो। हरिवंश राय जी ने लिखा प्रवास की डायरी। सुशीला नायर की लिखी हुई गांधी जी की कारावास कथा। रामधारी सिंह दिनकर की डायरी और शमा कौल की लिखी गई है समय के बाद। निर्मल वर्मा की डायरी है धुंध से उठती धुन। नामवर सिंह की मलियज की डायरी आदि प्रमुख डायरियां हैं। समकालीन पत्र पत्रिकाओं में भी रचनाकारों की डायरी के अंश छपते रहते हैं। इसमें पाठकों को अक्सर उधेड़बुन की शैली में प्रकट होने वाले कुछ उत्तेजक विचार बिंदु, किसी यात्रा का वृतांत या फिर साहित्य जगत की चटपटी खबरें पढ़ने को मिल जाती हैं। किंतु बच्चों, इन सब बातों का अर्थ ये नहीं है कि डायरी सचमुच कहानी, उपन्यास, कविता या नाटक की तरह पाठकों के लिए लिखी जाने वाली कुछ विशेष प्रकार की रचनाओं का विधागत नाम है। डायरी उस अर्थ में साहित्यिक विधा नहीं है। भले ही वह किसी और साहित्यिक विधा की कृति को अपना रूप उधार दे दे। निबंध, कहानी, उपन्यास डायरी की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, किंतु वहाँ डायरी का सिर्फ रूप होगा। अंतर्वस्तु के लिहाज से उसे हम डायरी नहीं कह सकते। तो सचमुच में डायरी होती क्या है, ये जानने के लिए डायरी लेखन की कला पाठ में हमें समझना होगा। डायरी की परिभाषा क्या होती है, डायरी के प्रकार कितने होते हैं, डायरी के तत्व कौन कौन से हैं, डायरी का क्या उपयोग है और डायरी कैसे लिखते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डायरी की परिभाषा वास्तव में है क्या। डायरी क्या है? नितांत ही निजी होती है। अपने साथ घटी हुई घटनाएं जो बौद्धिक और भावनात्मक क्रिया होती है दिल दिमाग में, उन प्रतिक्रियाओं का एक लेखा जोखा है। इन्हें हम किसी और के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए शब्दबद्ध करते हैं। और डायरी अपने आप का ही एक अंतरंग साक्षात्कार है, अपने आप के साथ संवाद है डायरी, जो कि अन्य सारे तरह की वर्जनाओं से मुक्त होते हैं। जिन बातों को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते, उन्हें भी डायरी के पन्नों पर शब्दबद्ध करके स्वयं को सुना डालते हैं। ऐसा करके हम पहले स्वयं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और दूसरे अपने अंदर अनजाने एकत्र होते भार से भी मुक्त होते हैं। तो इस तरह से डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज भी है। और डायरी को अन्य भी कई नामों से जाना जाता है। डायरी के अन्य नाम हैं दैनिकी, दैनंदिनी, रोजनामचा, रोजनिशी, वासरी,
वात्सर्या, इन नामों से भी डायरी को जाना और पहचाना जाता है। डायरी के प्रकार अगर देखें तो डायरी अनेक आकार और प्रकार की होती है। टेबल डायरी होती है, पुस्तक आकार की डायरी होती है, एक पॉकेट डायरी होती है जिसे जेब में डाल सकते हैं, फाइल या बड़े रजिस्टर के रूप में भी डायरी हो सकती है। तो डायरी बहुत ही आकार प्रकार की होती है और उन्हें कई तरह से उपयोग में लाया जाता है। डायरी के विभिन्न तत्व हैं। विद्वानों द्वारा डायरी के प्रमुख तत्व बताए गए हैं, जिसमें है व्यक्तिगत जीवन की झांकी, आत्मनिरीक्षण, सत्यता एवं ईमानदारी, आत्म स्वीकृति, परिवेश अंकन, तत्कालिक प्रतिक्रिया, जीवन दर्शन, पाठक की परिकल्पना से दूरी, कलात्मक तटस्थता। व्यक्तिगत जीवन की झांकी है डायरी। जो व्यक्ति जो लेखक है वो डायरी लिखता है, रोजाना डायरी लिखता है, सुबह से शाम तक जो उसके साथ घटनाएं घटित हुई, जो बातें उसके साथ हुई, किस किस से वह मिला, कहाँ कहाँ गया, सारा कुछ पूरे दिन भर का जो उसने जिया आज का दिन, वो सारा वो उसमें डायरी में लिख देता है। तो उसका व्यक्तित्व भी स्वयं ही डायरी में आ जाता है। वो उसके व्यक्तिगत जीवन की एक झांकी बन जाती है। रोजाना वो डायरी लिखता है तो उस मनुष्य में क्या गुण है, क्या अवगुण है, कैसा स्वभाव है, सब कुछ उस डायरी में उतर जाता है। आत्मनिरीक्षण, डायरी लेखक का आत्मनिरीक्षण भी करती है। जो बातें आत्मा में चलती है, दिल दिमाग में होती है, जो बातें किसी दूसरे से शेयर नहीं कर सकते, दूसरों को नहीं बता सकते, वो बातें डायरी में उतरती हैं, लिखी जाती हैं, क्योंकि डायरी के लेखक और पाठक एक ही होता है। तो डायरी आत्मा का निरीक्षण भी करती है कि हमारी आत्मा दुखी है, सुखी है, उसमें क्या चल रहा है, क्या सोचा जा रहा है, क्या विचार दिमाग में आ रहे हैं, वो सारी बातें डायरी में लिखी जाती हैं। तो इस तरह से डायरी आत्म निरीक्षण का कार्य भी करती हैं। ये इसका प्रमुख तत्व है। सत्यता एवं ईमानदारी, डायरी जब लिखी जाती है तो उसमें तभी वो सही मायने में डायरी कहलाती है जब उसमें सत्य और ईमानदारी से लिखी जाए, सच बातें लिखी जाए और ये मानकर लिखा जाए कि इसे कोई और नहीं पढ़ेगा। पूरी ईमानदारी से अपनी बातें उसमें लिखते हैं। आत्म स्वीकृति, जो आत्मा को स्वीकार हो, जो बातें हमारी आत्मा स्वीकार करे, वो बातें उसमें लिखी जाती हैं। तो ये इसका प्रमुख तत्व है। परिवेश अंकन, डायरी लिखते समय परिवेश यानी हमारे चारों ओर जो कुछ पर्यावरण है, मौसम है, सर्दी गर्मी बारिश, सुख दुख, परिवार का माहौल, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो ये होता है परिवेश अंकन, ये डायरी का प्रमुख तत्व है। तत्कालिक प्रतिक्रिया, जो मन में चल रहा है, जो घटनाएं आज घटी, उनके विरुद्ध, उनके खिलाफ या उनके साथ हमारे मन में क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई, वो भी डायरी में लिखी जाती हैं। जीवन दर्शन, डायरी एक जीवन दर्शन है, ये इसका प्रमुख तत्व है। डायरी में महीने साल भर तक डायरी लिखी जाती है, तो वो साल कैसा व्यतीत हुआ, कैसे वो महीना बीता, किस तरह का जीवन मनुष्य जी रहा है, वो सारी बातें उस डायरी में नोट हो जाती हैं। तो इस तरह से ये डायरी का एक तत्व है, जीवन दर्शन। पाठक की परिकल्पना से दूरी, जब लिखते हैं डायरी तो इस बात को दिमाग में नहीं लाना चाहिए कि ये कोई और पढ़ेगा। डायरी हमेशा जो लेखक होता है वो ही पढ़ता है, किसी दूसरे को पढ़ाने के लिए डायरी कभी नहीं लिखी जाती। तो इस कल्पना से हमेशा दूरी रखी जाती है। कलात्मक तटस्थता, कोई पक्षपात नहीं होता डायरी लिखते समय। जो सच्ची बातें होती हैं, मन में चल रही होती है, दिल दिमाग में आ रही होती हैं, वही बातें उसमें उतरती है। तो उसमें बिल्कुल तटस्थ होकर लेखक लिखता है। तो ये सारे डायरी के प्रमुख तत्व हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए ये सारी बातें ही डायरी में उतरती हैं, तभी सही मायने में
वो डायरी कहलाती है। डायरी का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। उसमें संकल्प लिखे जाते हैं, हमारे अनुभव उसमें दर्ज किए जाते हैं। कई लोग अपने सुविधा के लिए हिसाब किताब का कार्य उस डायरी में करते हैं। तो डायरी अपने आप के साथ एक अंतरंग साक्षात्कार भी है, अपने आप स्थापित होने वाला एक संवाद भी है। और जिन बातों को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते, उन्हें भी डायरी के पन्नों पर शब्दबद्ध करके स्वयं को ही सुना डालते हैं। तो इस तरह से डायरी जो है तनाव मुक्त करने का एक साधन भी है। और इस तरह करके मनुष्य जब सारी बात डायरी में लिख डालता है तो वह पहले से स्वयं को बेहतर तरीके से समझ पाता है। दूसरे अपने अंदर अनजाने एकत्र होते हुए भार से भी मुक्त हो जाता है। और अंधेरे में खोते अपने व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं को इस तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उन्हें पलटकर कभी भी छुआ जा सकता है, पढ़कर उन लम्हों को याद किया जा सकता है। और डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज भी बन जाता है। इसमें अपने जीवन के खास क्षणों को, किसी समय विशेष में मन के अंदर चलने वाले विचारों को, यादगार मुलाकातों को और बहस मुबाहिसों को भी दर्ज किया जा सकता है। कई तरह की स्मृतियाँ होती हैं जो हम कैमरे की मदद से भी रिकॉर्ड करते हैं। शादी विवाह में, फंक्शन में जब सारा परिवार इकट्ठा होता है, उन खुशी के लम्हों को कैमरों में कैद किया जाता है, एल्बम बनाकर फिर उन्हें बाद में कभी भी देखकर याद किया जाता है। तो इसी तरह से जब डायरी लिखी जाती है तो हम स्वयं अपना पाठ तैयार करते हैं और जो कुछ घटित हुआ उसकी कहानी कहना एक ऐसा तरीका है जो हमें आने वाले दिनों में उन लम्हों को दोबारा जीने का अवसर देता है। और आज के इस तेज़ रफ्तार वाले जीवन में ये तरीका बहुत ही नायाब तरीका है। जीवन की इस तेज़ रफ्तार में इस बात की आशंका भी बनी रहती है कि हम चिंताओं को, आने वाले हमलों के गहरे आशय वाली घटनाओं और वैचारिक उत्तेजनाओं को भूल जाएं। तो डायरी हमें उन सारी बातों को भूलने से भी रोकती है। और यात्राओं के दौरान डायरी लिखना तो बहुत ही उपयोगी साबित होता है। एक लंबे सफ़र का वृतांत लिखना, यदि आप सफ़र से लौट कर लिखना चाहें तो शायद पूरे अनुभव को थोड़ा बहुत ही लिख पाएंगे, शब्दों में उतार पाएंगे। लेकिन यदि आपने सफ़र के दौरान ही प्रतिदिन अपनी डायरी लिखी है तो शायद अपने तजुर्बे को और ज़्यादा सुंदर तरीके से दोहरा पाना आपके लिए संभव होगा। तो डायरी लिखना अपने आप में एक अच्छी दोस्ती कायम करने का भी बेहतरीन तरीका है। डायरी आपको अपने बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, आप में क्या क्या गुण है, क्या क्या अवगुण है, वो सब डायरी आपके सामने रख देगी, आपको बता देगी। क्योंकि लिखते लिखते हमें पता चल जाता है कि महीने में कितनी बार गुस्सा किया, साल में कितनी बार हंसे, या साल में कितनी बार हम खुश थे, कितनी बार दुखी थे। तो उससे मनुष्य को अपने ही स्वभाव को जानने का मौका मिलता है। और अगर आप अपने आप के स्वयं बहुत अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं तो डायरी लिखने की आदत डाल लेना एक अच्छी आदत है। कैसे लिखें, डायरी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले डायरी प्राय किसी नोटबुक में लिखी जा सकती है। नोटबुक जिसमें गृह कार्य करते हैं वो वाली कॉपी। जिस दिन डायरी लिखी गई हो सबसे पहले उसकी तिथि जाननी चाहिए। ऐसा करने के बाद में डायरी लिखते समय पृष्ठ का प्रयोग किया जा सकता है। डायरी लिखते समय किसी दिन 2 या 4 पंक्तियाँ ही लिखी जा सकती है तो किसी दिन 3-4 पृष्ठ भी लिखे जा सकते हैं। इसलिए अपनी सुविधा अनुसार नोटबुक का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि डायरी में तो एक ही पेज होता है और हो सकता है किसी दिन आपको बहुत ज़्यादा पेज लिखने का मन हो तो वो सुविधा नोटबुक में होती है, उसमें सुविधा अनुसार तिथि डाली जा सकती है। जबकि डायरी में तो एक पेज, एक दिन के लिए सिर्फ एक ही पेज होता है। अगर दूसरे दिन दूसरे पेज पे कुछ लिख दिया तो वो अगली तारीख में चला जाता है। तो ये सुविधा नोटबुक में होती है, तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि नोटबुक को ही डायरी बना लिया जाए। दूसरी बात कि डायरी लेखक पर किसी प्रकार का कोई बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए। डायरी लेखक दिन भर की महत्वपूर्ण घटनाओं, विचारों को डायरी में लिख सकता है, परंतु डायरी में वही बात लिखनी चाहिए जो लिखने योग्य हो।
ऐसे ही फालतू की बातें डायरी में नहीं भरनी चाहिए। डायरी में लिखते समय ये बाहरी दबाव भी नहीं होना चाहिए कि कोई और कहे डायरी लिखो, मन हो तभी लिखी जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाता है। और तीसरी बात कि डायरी ये सोचकर लिखी जानी चाहिए कि उसे कोई और नहीं पढ़ेगा। यदि किसी और से उसकी जांच करवाई जाएगी तो फिर उस पर निष्पक्षता नहीं रहेगी, यानी सही ढंग से वो नहीं लिखी जाएगी, सच्ची बात उसमें नहीं उतर पाएगी, क्योंकि मन में एक भय हमेशा रहेगा कि कोई और उसे पढ़ेगा, कोई और इन बातों को जान लेगा, तो वो जो असली बात है डायरी की वो उसमें नहीं आ पाएगी। और क्या ध्यान रखना चाहिए कि यह भी जरूरी नहीं कि डायरी शुद्ध साहित्यिक भाषा में लिखी जाए। ऐसा करने से डायरी की सामग्री पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। डायरी लेखक जिस विषय पर डायरी लिखना चाहता है वह उसी ढंग से लिखे। ऐसा करने से डायरी लेखन में स्वाभाविकता समाहित हो जाएगी, यानी कि डायरी लिखते समय भाषा पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसकी शुद्धता पर ध्यान नहीं जाता। जैसी लिखाई है उसी में लिखा जाता है, उसे कोई और जांचता नहीं है, उसमें कोई गलतियां नहीं निकालता है, क्योंकि लेखक और पाठक एक ही होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में न रखकर अपनी भावनाएं उसमें लिख सकें तो उसमें ही स्वाभाविकता आती है। डायरी में केवल निजी लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि युग परिवेश की जानकारी भी होती है। डायरी में लिखे गए अनुभवों में समकालीन इतिहास का रूप भी रहता है। डायरी लिखते समय लेखक के मन में यह बात भी रहनी चाहिए कि उसका डायरी लिखने का लक्ष्य सफल हो जाएगा। यानी जब लेखक डायरी लिखता है, अपने आप के बारे में लिखता है, तो उसमें युग परिवेश की जानकारी अपने आप आ जाती है। कौन सा सन चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा मौसम है, सर्दी गर्मी, और क्या क्या चल रहा है देश में, उसकी बातें अपने आप ही आ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए एन फ्रैंक डायरी लिखा करती थी। वो अपनी प्यारी गुड़िया किट्टी के नाम एक चिट्ठी लिखती थी, लेकिन उस दिन क्या क्या हुआ, क्या घटित हुआ, क्या अत्याचार हुए, क्या अन्याय हुए, किस तरह से हमले हुए, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो वो बातें अनायास ही उसमें उतर जाती थी। तो इस तरह से जब कोई लिखता है तो समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या हो रहा है, वो सारा अपने आप ही वो घटनाएं डायरी में लिखी जाती हैं। तो इस तरह से युग प्रवेश की जानकारी भी उसमें आ जाती है, वो समकालीन इतिहास का रूप भी बन जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है जब डायरी लिखी जाती है। तो बच्चों, डायरी लेखन की कला पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें डायरी की परिभाषा, डायरी के प्रकार, डायरी के तत्व, डायरी का उपयोग, डायरी कैसे लिखते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, हमारी हिंदी में कौन कौन सी डायरियाँ प्रसिद्ध हैं, वो सब हमने इस पाठ में पढ़ा। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे भेजिए आपको ये पाठ कितना समझ आया है। इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।